नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उस पर नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मेघालय ने बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया कर्फ्यू। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट हाई अलर्ट पर। अगले आदेश तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बांग्लादेश के पूर्व पीएम को जेल से रिहा के आदेश। राष्ट्रपति बेगम खालिदा को रिहा के आदेश। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकी गिरफ्तार। अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट। राजौरी अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। आज से दिल्ली की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे उद्धव ठाकरे। इंडिया ब्लॉक के टॉप लीडर्स के साथ करेंगे मीटिंग। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सुनवाई आज। महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। वायनाड लैंडस्लाइड, जिसने दी सूचना उसकी मिली बॉडी। अब तक 387 मौतें, 180 लापता। आज से वायनाड के स्कूल खोले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट। कल बांग्लादेश में लगातार जो हिंसा चल रही थी, उसके बाद सेना के अल्टीमेटम ने दिया शेख हसीना को कि 45 मिनट के अंदर आप देश छोड़ दीजिए, जिसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से वो भारत आई हैं। इंडियन एयरपोर्ट पर वो सेफ हाउस में रखी गई हैं और भारत बांग्लादेश की सीमा पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अगले आदेशों तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेघालय में बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया गया है कर्फ्यू। सीमा पर 200 मीटर तक कर्फ्यू रहेगा लागू। भारत बांग्लादेश सीमा पर यूनिट हाई अलर्ट पर। सीमा पर 200 मीटर तक कर्फ्यू रहेगा लागू। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट हाई अलर्ट पर। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट हाई अलर्ट पर। मेघालय ने बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया कर्फ्यू। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट हाई अलर्ट पर। मेघालय ने बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया कर्फ्यू। अगले आदेशों तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मेघालय ने बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया कर्फ्यू।
अगले आदेशों तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। सीमा पर 200 मीटर तक कर्फ्यू रहेगा लागू। भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट हाई अलर्ट पर। अगले आदेशों तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। अगले आदेशों तक शाम 6 से सुबह 6 बजे तक। मेघालय ने बांग्लादेश बॉर्डर पर लगाया कर्फ्यू। Today I call it urgently on seeing the situation of Bangladesh government, which has already, I should say, collapsed. Then we had a meeting here around 5:30 with the officers or chief secretary or DGP, and also from the office of the IG BSF. So we discussed certain issues because we really don't know the situation in the near future. But to a proactive measure we need to take for the interest of the state as well as for the interest of the country as a whole. So today we decided to impose curfew all along the international border with Bangladesh from tonight itself. And this curfew will be implemented only up to 200 meters inside the Indian territory from the 0 point or from the pillar, we call it, from the pillar, from the international pillar, 200 meters inside the Indian territory. और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे बांग्लादेश के तख्तापलट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच पश्चिम बंगाल ने भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सूत्रों के अनुसार पड़ोसी देश में उथल पुथल के मद्देनजर 4096 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा पर सभी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ के अधिकारी ने कहा है कि हम सीमावर्ती इलाकों में गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। बीएसएफ के महानिदेशक कार्यवाहक दलजीत सिंह चौधरी और सीनियर कमांडर ने सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। दक्षिण बंगाल सीमावर्त बल के प्रवक्ता ने कहा कि चौधरी ने उत्तर 24 परगना जिले और सुंदरबन नदी क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। हमारा बीएसएफ ने बॉर्डर सील कर दिया। 2-3 दिन के अंदर उधर नहीं जाने देगा।
उधर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बांग्लादेश में दिक्कत हो रहा है। तो हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी 2-3 दिन हम लोगों को परेशान होगा, क्योंकि उधर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगा। और इस पूरे मामले में दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर भारत में भी जारी है, क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो कई मायनों में खास है बांग्लादेश के लिए, चाहे वो व्यापारिक चीज़ों की बात कर ली जाए या फिर जो कि पड़ोसी मुल्क है हमारा, वहाँ की स्थिति को देखते हुए। इससे पहले भी जब 1985 में इस तरीके की विद्रोह हुआ था, तब भी भारत ने आगे हाथ बढ़ाए थे। अखिलेश, देखिए, बांग्लादेश और भारत का एक अनूठा संबंध है, क्योंकि बांग्लादेश एक देश नाम जब दुनिया के चिट्ठी पर छाया था तो भारत की ही अहम भूमिका रही थी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश के एक नए नक्शे के रूप में दुनिया में एक बांग्लादेश बनाया था। तो हम कह सकते हैं भारत की जो पुरानी है उस हिसाब से संबंधों को लेकर भारत एक अहम कड़ी के तौर पर देखता है। लेकिन बांग्लादेश में कुछ भी होता है और उसको लेकर अगर वहां से अपस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर भारत पहुंची हैं तो उसका असर भी भारत पर देखने को मिलता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है उन संबंधों की नज़र देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के संबंधों की बात की जाए तो इस समय हर देश भारत पर नज़र बनाए हुए है कि बांग्लादेश छोड़कर वहां की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना जब अपनी बहन शेख रेहाना के साथ भारत पहुंची तो उनका विमान C-130 दिल्ली NCR के हिंडन एयरबेस पर उतरा। तो उसके बाद पूरे देश में हलचल सी थी। राजनीतिक हलकों से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक और कार्यालय तक लगातार हलचल तेज हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। वहां पर तमाम टॉप के लोग जो शामिल हुए, चाहे वो NSA अजीत डोभाल हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम जो इस चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड थे पदाधिकारी और नेता, वो सभी उसमें शामिल हुए। फिलहाल तत्कालीन इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखने के लिए सरकार ने वो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नज़र दौड़ाते हुए उनको सबको अलर्ट किया। उसी का रास्ता है कि बांग्लादेश और भारत से जुड़ी हुई जो भी सीमा है वहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है। BSF के DG दलजीत चौधरी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, बॉर्डर का वो लगातार दौरा कर रहे हैं और निर्धारित। वहीं मेघालय ने नाइट कर्फ्यू भी लगाया है कि 200 मीटर की दूरी में कर्फ्यू नाइट में रहेगा। ये तमाम चीज़ें उन चीज़ों से रिलेटेड देखी जा सकती हैं कि बांग्लादेश का जो भी वहाँ पर घटनाक्रम हो रहा है आगे, और अगर वहाँ पर जो शांति बनी हुई बिगड़ी हुई और अशांति लगातार कायम है, छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है, उस अंतरिम सरकार के गठन के साथ जो शेख हसीना की धुर विरोधी रही खालिदा जिया को भी बांग्लादेश के राष्ट्रपति और जो अंतरिम सरकार के गठन के साथ की जो चर्चा चल रही थी, उस कमेटी ने साथ मिलकर एक आदेश पारित किया कि खालिदा जिया को जेल से छोड़ा जाए और वो बाहर निकले। इसके बाद ही कहा जा सकता है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उसके साथ ही शेख हसीना के जो विरोधी नेता हैं और विरोधी दल हैं वो भी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल थे। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा ऐलान हुआ तो उसी समय ये बांग्लादेश को अंदाजा हो गया था कि जो छात्रों की भीड़ वहां इकट्ठा हो रही और ढाका मार्च के ऐलान के साथ छात्रों का जब मार्च शुरू हुआ तो शेख हसीना को अंदाजा हो गया था। इसीलिए उन्होंने सेना का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा था और वो 2:30 बजे फिर बांग्लादेश को छोड़ने के साथ ही वो करीब 6 बजे के आसपास दिल्ली के हिंडन एयरबेस यानी दिल्ली NCR गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचती हैं। तो यह घटनाक्रम था। हालांकि जो अंदर की खबरें हैं कि शेख हसीना इंग्लैंड जाना चाहती हैं, इंग्लैंड से उन्होंने शरण मांगी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी उनको शरण देने पर कोई भी हाँ और ना में जवाब नहीं दिया। तो फिर शेख हसीना के पास एक ही ऑप्शन बचता था कि पड़ोसी देश भारत जाया जाए, जहां वो अपनी जान सुरक्षित बचा सकती हैं और वैसा ही उन्होंने किया। भारत के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान C-130 उतरता है। उतरने के साथ ही हलचल के साथ भारत के शीर्ष नेतृत्व लगातार बात करना शुरू करता है और फिलहाल
अब तक की जो सूचना है कि शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद है, वहां के गेस्ट हाउस में उनको रोका गया है। अब आगे की रणनीति भारत में नजर बनाए हुए, और जहां तक देश दुनिया के तमाम देश भारत पर नजर बनाए हुए हैं कि आगे प्रतिक्रियाएं क्या आती। हालांकि यूएस की तरफ से देखा जाए तो लगातार कहा जाता है कि शांति की व्यवस्था कायम करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। आगे की वहां जो अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बन रही है उसको ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो, किसी के अहित की चीज ना हो, छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उसको समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि छात्रों की जो मांग थी कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, तो उसको लेकर जो अंतरिम सरकार वहां पर काम करने जा रही है तो वो फैसला क्या लेती है। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला दिया गया था, इसको निरस्त किया गया था, लेकिन जिस तरह से शेख हसीना सरकार यानी वो बतौर प्रधानमंत्री उस आंदोलन को, छात्रों के प्रदर्शन को कुचलना चाहती थी, लेकिन जब इनके राजनीतिक विरोधी उसमें शामिल हुए तो फिर ये आंदोलन उग्र होता चला गया। एक अपडेट अखिलेश दर्शकों को और बता दें, जो नाम चल रहा है नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम चल रहा है, निकला है, तो इस लिहाज से अखिलेश मैं रुकूंगा। नोबेल प्राइज विजेता जो वहां पर हैं, विजेता मोहम्मद यूनुस, इनका नाम भी चल रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश की सरकार जो अंतरिम बनने जा रही उसमें प्रधानमंत्री किसी को भी बनाया जाए, सवाल सबसे बड़ा बांग्लादेश में यही उठता है। चाहे विपक्ष के तरफ से खालिदा जिया उस सरकार में शामिल होती हैं, या वहां की अवामी लीग शामिल होती है, या अन्य किसी नेता को सरकार की जिम्मेदारी दी के एक अंतरिम सरकार चलाने की बांग्लादेश में कोशिश की जाए, सवाल वही होगा कि क्या जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो इस सरकार के साथ हैं, या वो सरकार में किसी तरह से उनके नेता शामिल होते हैं, और जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार जो अंतरिम गठित होगी, उस अंतरिम सरकार के गठन के कर्ता और जो भी सरकार के चलाने के लिए बतौर प्रधानमंत्री आएंगे, उनका रवैया इस आंदोलन के प्रति, प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति, और जो उनकी मांगे हैं उन पर क्या फैसला होता, सभी कुछ उस पर निर्भर करेगा। नेता कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी बांग्लादेश का बने, लेकिन लाख टके का सवाल एक ही है कि जो प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है उस पर फैसला कौन लेता है, उनकी बात कौन करता है। क्योंकि आज के दिन पूरे बांग्लादेश पर प्रदर्शनकारी छात्रों का कब्जा है, चप्पे चप्पे पर उनका प्रदर्शन चल रहा है। अंतरिम सरकार उस पर कितना ध्यान देती है और अंतरिम सरकार उनके हित की बात करती है या नहीं करती है, इन तमाम चीजों के मद्देनजर ही अंतरिम सरकार को आगे बढ़ना होगा। अगर सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर बढ़ती है तो शायद बांग्लादेश में शांति व्यवस्था एक बार फिर कायम हो सकती है। जी अब और भारत के लोगों के लिए क्या उसमें गाइडलाइन है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि लगभग रात में जो ऐसे पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तज़ा के घर पे आग लगा दी गई, लिटन दास जो क्रिकेटर है उनके घर पर हमला बोल दिया गया। अब तो जो मतलब जो वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हैं उनके घर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और जो वहाँ पर मंदिर हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है। जो वहाँ पर अब पार्टी के लीडर थे बड़े बड़े जो हमेशा शांति की बात करते थे, उनको वो प्रदर्शनकारी निशाना बना रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत चूंकि उनसे व्यापारिक लगभग 16 अरब का एक व्यापारिक लेन देन भी है, व्यापार भी है भारत और बांग्लादेश के बीच, इसको देखते हुए किस तरीके से भारत में, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री सब लोग शामिल थे। देखिए, भारत और बांग्लादेश के संबंधों की नजर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारिक तो है ही है, सामरिक है ही है, न्यायिक चीजें जो चीज हैं भारत और बांग्लादेश के बीच उनका भी असर रहता है। क्योंकि बांग्लादेश का जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनने पर बांग्लादेश का जो सबसे असर है वो भारत के साथ देखने को मिला, क्योंकि भारत की लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। और शेख हसीना के भारत आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी देशों की नजर भारत पर टिकी है। चाहे सामाजिक रिश्ते बांग्लादेश के साथ बारीक हो, चाहे भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय मुद्दों की बात हो, या भारत और बांग्लादेश के जो व्यापारिक रिश्ते उनको लेकर हो, और भारत और बांग्लादेश के तमाम लोगों के जो जनता है उनका भी एक दूसरे के साथ आपसी रिश्ते को लेकर हो, तो लगातार दोनों देशों के बीच इन सब चीजों पर नजर बनी हुई है। लेकिन जो विरोधी नेता वहां के हैं
जो छात्र संगठनों और छात्र प्रदर्शनकारी और छात्र के मांगों की लेकर उनके साथ नहीं खड़े थे, उनका विरोध कर रहे थे, या फिर बांग्लादेश सरकार के साथ वो बात कर रहे थे, चाहे बांग्लादेश के सरकार की कोई मंत्री हो या फिर पार्टी का कोई बड़ा नेता हो, छात्र प्रदर्शनकारी सबको उन पर निशाने पर ले रहे हैं। अगर उनके साथ पुलिस प्रशासन, सेना मुख्यालय से लेकर न्यायिक व्यवस्था भी अगर साथ नहीं दे रही थी, तो उन पर भी वो अपना गुस्सा निकालने में जुटे हुए हैं। तो उसका सीधा सा असर भारत के साथ भी देखा जा सकता है कि जब तक बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम नहीं होती है और जब तक शेख हसीना भारत या फिर किसी दूसरे देश में शरण नहीं लेती हैं, क्योंकि भारत अभी भी ब्रिटेन से उनको हरी झंडी नहीं मिली है। वो ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि लगातार जो खबरें हम लोग को मिले, इनपुट्स मिल रहे हैं, उसमें तो अभी तक उनको हरी झंडी नहीं मिली है। देखिए, दुनिया का हर देश बहुत ही सोच समझ के साथ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि कोई भी देश इस समय विवादों से जूझ रहा और बांग्लादेश के साथ खड़े होने के साथ ही वो अपने को सबसे पहले एक निष्पक्ष दिखाना चाहता है। भारत की भूमिका भी आज बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल साफ है। भारत भी निरपेक्ष दिखने के साथ ही साथ अगर शेख हसीना भारत में अपनी जान बचाने को लेकर पहुंची हैं, तो भारत ने इतना तो काम किया है, उनको अब तक शरण दी है, लेकिन भारत इसको लंबे समय तक शेख हसीना को शरण देना नहीं चाहता है। भारत शेख हसीना को भारत में शेख हसीना को रोकना नहीं चाहता है और शेख हसीना भी भारत में रुकना नहीं चाहती हैं। वो भी चाहती है कि किसी ऐसे देश में जाया जाए जो भारत की सीमा से सटा ना हो, भारत की सीमा से दूर हो, और जहां पर बांग्लादेश की सीमा से भी कोई संबंध ना हो, और वो बांग्लादेश से उनके संबंध तो हो लेकिन उसका असर उस देश पर ज्यादा ना हो। तो इस लिहाज से शेख हसीना भी लगातार इस पर अपनी नजर टिका के तमाम देशों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता में उनका ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से शेख हसीना को अब तक शरण देने के लिए कुछ भी कहा नहीं गया है। वो देगा या नहीं देगा, शरण कब तक मिलेगी, उनको शेख हसीना को भारत के इंडियन एयर पर कब तक रुकना पड़ेगा, आगे उनको कहाँ जाएगा। भारत भी चाहता है कि वो किसी ऐसे देश में जाके शरण ले जो देश पूरी तरह से निष्पक्ष हो, उसका भारत के साथ संबंध तो अच्छा हो, लेकिन राजनयिक संबंध, द्विपक्षीय संबंध, व्यापारिक संबंधों पर उतना असर ना पड़े जहां पर शेख हसीना शरण ले। लेकिन भारत नहीं चाहेगा कि उनके यहाँ शेख हसीना को शरण दी जाए, लेकिन जब तक शेख हसीना यहाँ पर हैं तब तक भारत उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखने की कोशिश कर रहा है, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत के अंदर आई हुई शेख हसीना के साथ कुछ भी गलत ऐसा ना हो कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करे, भारत के जो अन्य देशों के साथ संबंध हो उन पर कोई सवाल उठे। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगातार बात भी कर रहा है, पक्ष भी कर रहा है, और वो कह भी रहा है कि शांति व्यवस्था कायम हो, लेकिन अन्य देशों ने जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, इस पर भी एक सवाल उठता है कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा। शेख हसीना के मद्देनजर दूसरे देश क्या कदम बढ़ाते हैं, कौन उनको शरण देने के लिए तैयार होता है, और भारत क्या इनको परमानेंट शरण देने के लिए तैयार होगा, या भारत चाहेगा कि जल्दी से जल्दी शेख हसीना किसी ऐसे देश में शरण लें जहां पर राजनयिक संबंध और द्विपक्षीय संबंध और व्यापारिक संबंध भारत के साथ अच्छे बने रहे। विशाल, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं उनके बेटे के, वो तो कह रहे हैं कि अब वो अपने नातियों के साथ समय बिताएंगी, राजनीति में वापस नहीं आएंगी, परिवार के कहने पे देश छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें ये तब की तस्वीरें हैं जब वो भारत के हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में ये पड़ता है, जहां पर अभी वो सेफ हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर कल उनसे एनएचए चीफ अजीत डोभाल ने भी कल बात की थी। बांग्लादेश में तख्ता पलट कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 1975 में भी 6 साल तक शरणार्थी के तौर पर भारत में रही थी शेख हसीना। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज फिजी का दौरा। राष्ट्रपति फिजी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर करेंगी चर्चा। भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा। राष्ट्रपति फिजी के दौरे पर भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की
इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा। राष्ट्रपति फिजी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा। भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा। दिल्ली से खबर है, संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई आज। दिल्ली से खबर, संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई आज। दोनों सदनों में 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। निर्मला सीतारमण रखेंगी वित्तीय प्रस्ताव। केंद्रीय वित्त मंत्री सदन में रखेंगे वित्तीय प्रस्ताव। निर्मला सीतारमण रखेंगी वित्तीय प्रस्ताव। केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव के विधेयक पर विचार। दोनों देशों में 11 बजे शुरू होगी कार्रवाई। निर्मला सीतारमण रखेंगी वित्तीय प्रस्ताव। दिल्ली से खबर है, उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा आज। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेता। 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी ग्रुप के नेता इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स के साथ करेंगे मुलाकात। इंडिया गठबंधन के टॉप लीडर्स के साथ करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे ठाकरे। खबर दिल्ली से है, बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सुनवाई आज। दिल्ली से खबर, बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सुनवाई आज। यौन उत्पीड़न मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट में बृजभूषण की होनी है पेशी। दिल्ली से खबर, बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सुनवाई। यौन उत्पीड़न मामले में होनी है सुनवाई। महिला पहलवानों ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली से खबर, बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सुनवाई। यौन उत्पीड़न मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। महिला पहलवानों ने लगाया था उत्पीड़न का आरोप। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रतलाम से है, जहां जिले के आलौट थाना क्षेत्र के ग्राम बदनावर निवासी लाल सिंह पिता शव सिंह उम्र 60 साल एवं पुत्र महेंद्र सिंह पिता लाल सिंह उम्र लगभग 24 साल की पाटन रोड स्थित धरौला निवासी महादेव सोलंकी के खेत पर सोयाबीन में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते समय खेत में एलटी लाइट के टूटते हुए तार के संपर्क में आने से पिता के पुत्र की मौत हो गई। लाइट तार टूटा हुआ पड़ा था, तो शायद इनका पेड़ लग गया या क्या हुआ, उसकी वजह से घटना हुई। अच्छा, ये तार जो टूटा हुआ था कब से टूटा हुआ था? ये शायद कल टूटा हुआ कि परसों हमने देखा था, परसों तीनों तार थे। कल पानी गिर रहा था, हम कोई खेत पे गए नहीं। अच्छा, ये जो तार टूटा इसको लेकर कोई बिजली विभाग को कोई सूचना दे रखी थी या आपने? नहीं थे पहले घर पे भी शिकायत करते। हाँ, वो तो हर साल करते हैं, वहाँ पे उसी जगह हर साल तार टूटता है और हर साल हम शिकायत करते हैं। गायें भी मरी थी, पहले 2 गायें मरी थी वहाँ। डिंडोरी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मोबाइल फ़ोन गुमने की बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए मोबाइल की तलाश हेतु साइबर सेल डिंडोरी को निर्देशित किया गया था। साइबर सेल की मदद से 26 नग मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, जो मोबाइल लोगों के खो जाते हैं तो उसमें कंप्लेन हमारे पास रहती है, तो हम लोग इसको जनरली जो है हमारा जो साइबर सेल है वो इन मोबाइल्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है, और जैसे ही सूचना मिलती है तो वैसे ही हम इसको कोशिश करते हैं रिट्रीव करने की। तो ये 26 मोबाइल जो हैं अलग अलग शिकायतों पे हमको जो शिकायतें विभिन्न थानों से मिली थी, तो हमारे एकीकृत साइबर सेल ने कार्रवाई करी है और 10, 15, 20 दिन से ये रिट्रीव हो रहे थे। तो अब आज हमारे पास में अच्छा नंबर हो गया था 26 का, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इनके जो मोबाइल के जो ओनर हैं, जो अभिभावक हैं, उनको अपने एसपी ऑफिस बुला के उनको सकुशल उनका सेट लौटाएंगे। गुरदासपुर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक युवक फाइनेंस के काम के लिए जा रहा था और उसकी एक वाहन के साथ टक्कर हो गई, जिसमें युवक के मौके पर ही मौत हो गई। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने कहा कि 28 साल के निशांत फाइनेंस कंपनी में किस्तें इकट्ठी करने का काम करता है। अपने काम के लिए जा रहा था, जिससे अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ लेती तब तक हम मृतक की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। जी एक ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਰੋਂ 7 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਂਸ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ 10:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਏ, 10:30 ਵਜੇ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਸ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਐਸੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। जिला गुरदासपुर के गांव जंगला में एक युवक का शव लाहौर ब्रांच नहर में मिला। मृतक युवक की पहचान प्रभदीप सिंह पुत्र लखविंदर सिंह निवासी जंगला रूप में हुई। मृतक के युवक 31 जुलाई को किसी के साथ घर गया था और रविवार को युवक का शव गंगा जगदेव कला के पास गुजरते नाले से मिला।
ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਲੱਭੂਗਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹ 31/7 ਦਾ ਰਾਤ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬਾਸੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੰਡੇਰ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੇਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ जाएगी। भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार अब लोगों को गांव और मोहल्लों में जाकर समस्याओं का समाधान कर रही है। यह बात राज्य के अनिवासी भारतीय मामलों में प्रशासनिक सुधार मंत्री ने व्यक्त की है। कुलदीप सिंह धालीवाल आज BDPO उन्होंने कार्यालय डेरा बाबा नानक में आयोजित सरकार अभय द्वारा कैंप के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत की। सरकार अभय द्वार सीवर में डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेरा बाबा नानक कलानौर और धरीवाल ब्लॉक के गांव के निवासियों की समस्याएं सुनी गईं। कैंप लाया डेरा बाबा नानक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ डेरा बाबा नानक ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ डी ਸਾਹਿਬ ਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਓ ਸੋ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ फैसला किया कि 1 महीने के ਵਿੱਚ प्रयागराज से खबर है उन्नाव के रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहा होने पर लगाई रोक। जमानत मंजूर होने के बाद जेल से रिहाई पर लगाई रोक। हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी को जेल से रिहा होने पर लगाई रोक। CJMSSP को फैसले का अनुपालन कराने का दिया आदेश। आरोपी रामचंद्र यादव 20 जून को जमानत पर जेल से रिहा होने का दिया था आदेश। आरोपी रामचंद्र यादव को जेल से रिहा होने का दिया था आदेश। औपचारिकताएं पूरी ना होने पर रिहाई ना किया जा सके। प्रयागराज से खबर उन्नाव के रेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांदायू से खबर है विधायक के प्रयास से पीड़ित परिवार को मिला सहयोग। राजीव सिंह बब्बू भैया ने पीड़ित परिवार की मदद। बिजली दुर्घटना में हुई थी मां बेटे की मौत।
बिजली दुर्घटना में हुई थी मां बेटे की मौत। बंदायूं से खबर, विधायक के प्रयास से पीड़िता को मिला इंसाफ। राजीव सिंह बब्बू भैया ने पीड़ित परिवार की मदद। बिजली दुर्घटना में हुई थी मां बेटी की मौत। विद्युत वितरण खंड 2 की रिपोर्ट पर मुआवजा राशि स्वीकृत। पूर्व यहाँ विद्युत के तारों में बिजली करंट आने से हमारे उसावा के 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। बड़ी दुर्घटना हुई थी। हम लोगों ने इसको शासन को अवगत कराया। आज पीड़िता के घर गए थे और शासन द्वारा 5-5 लाख रुपया उनको स्वीकृत कराया। उनका स्वीकृति पत्र उनको दिया है और पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और जो भी अन्य कोई मदद की आवश्यकता होगी हम और हमारी पार्टी और हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुख की घड़ी में इस कष्ट को सहने की ताकत दें। हम सब लोग तन मन धन से धन्यवाद। बुलंदशहर से खबर है। के न्यूज़ की खबर का दमदार एसएसपी श्लोक कुमार की बड़ी कार्रवाई। शिकारपुर एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसएसपी ने के न्यूज़ की खबर का लिया संज्ञान। एसएसपी ने शिकारपुर कोतवाली प्रभारी को किया सस्पेंड। कस्बा चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही होमगार्ड सस्पेंड। शिकारपुर एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कस्बा चौकी इंचार्ज 2 होमगार्ड के खिलाफ कमांडेंट को दी जांच की रिपोर्ट। युवक की गाड़ी में पुलिस द्वारा रखा गया अवैध तमंचा। 21 तारीख के दिन बेटा दावत खा के आ रहा था। बाज़ार में पुलिस ने ज़बरदस्ती गाड़ी रोकी, चारों तरफ से घेर लिया उसे। उसकी गाड़ी में तमंचा रखा, उसे चोर बना दिया, चालान काट दिया, उसका जेल भेज दिया उसे। जबकि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। ऐसा कोई घटना न हुई आज तक उसके साथ में। पहली बार इन्होंने ज़बरदस्ती उसे चोर बनाकर जेल भेज दिया। ये शिकारपुर थाने की पुलिस थी। ये थाना शिकारपुर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छद्म तरीके से तमंचे में जेल भेजे जाने की बात प्रकाश में आ रही है। वीडियो में जो तथ्य प्रदर्शित हो रहे हैं उनके आलोक में तत्काल जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक थाना प्रभारी हैं शिकारपुर के और एक चौकी इंचार्ज कस्बा और 2 सिपाही हैं, उनको तुरंत कार्यवाही करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और इसमें 2 होमगार्ड और दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट एसएसपी साहब को प्रेषित की जाएगी। और जो प्रयागराज से खबर है। कसारी मसारी में अतीक की जमीन होगी कुल 50 करोड़ की आंकी गई है। जमीन की कीमत 15,000 वर्ग मीटर से अधिक है। यह जमीन अतीक ने अपने नाम करा ली थी। सीलिंग की जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत पुरख होगी जमीन।
50 करोड़ आंकी गई है जमीन की कीमत। अतीक ने अपने नाम करा ली थी सीलिंग की जमीन। प्रयागराज से खबर, अतीक की जमीन होगी कुर्क। कसारी मसारी में जमीन होगी कुर्क। 50 करोड़ आकी गई है जमीन की कीमत। करोड़ आंकी गई है जमीन की कीमत। पंद्रह 15,000 वर्ग मीटर बताई जा रही है जमीन। अतीक ने अपने नाम करा ली थी सीलिंग की जमीन। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।